बहुत अच्छा, अनुज भाई भी सीधे हैं। चलिए, लास्ट क्लास में बेटा जी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ तो लिया था और एक दो टॉपिक ऐसे ही रह गया था मिसलेनियस का, इनको मैं आपको समझा देता हूं, लिखवा देता हूं। जी बच्चों, लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया था। 3 पैराग्राफ है जिसके ऊपर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो मैं बेटा इन तीनों पैराग्राफ को लिखवा देता हूं और बीच में मैंने एक टॉपिक छुड़वा दिया था आपका, जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऑडिट स्ट्रेटजी। 2-4 मिनट में उसको भी करा के, और उसी के साथ एक जोड़ीदार उसका है ऑडिट प्लान। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले अब मैं आपको पहले इन दोनों चीजों को समझा देता हूं। 2-2 नंबर का ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आएगा विथ रीजन लिखने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे तरह के बिजनेस के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए, क्या बेटा ऑडिटर एक ही ऑडिट करता है पूरे साल में या 50 कर सकता है? एक लिमिट होती है ऑडिट की, बट मानकर चलें कि जैसे जनरली आप लोगों ने सुना होगा, कंपनी जेट पढ़ेंगे तो जनरली एक ऑडिटर कितनी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है? 20। बट 20 में से बहुत सारी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट इंक्लूड नहीं होता। तो मानकर चलो कि आप वेराइटी के 50-60 कंपनियों का ऑडिट कर सकते हो समझने के लिए। और हर कंपनी के ऑडिट करने के लिए एक कॉमन ऑडिट प्रोग्राम ठीक है या नहीं? तो एक तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और हल्के हल्के क्वेश्चन से, पैराग्राफ्स हैं इनको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इसी तरह से आएगा ही कि बेटा इवॉल्विंग वन सिंगल ऑडिट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस कमेंट। तो बेटा आपको इसमें खाली यही लिखना है कि भाई ये जो लाइन दिया है कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है बेटा वेरी करता है। कैसे कैसे वेरी कर सकता है? ये देखिए बेटा यहां पे लिखा है नेचर, है ना बेटा, नेचर के अलावे या अलग लिखा हुआ, यहां लिखा है बेटा ऑन, पूरी लाइन को पढ़ लेते बेटा। बिजनेस वेरी इन द नेचर ऑफ एनएससी। जरा कोड बता दीजिए ताकि आपका कीवर्ड चल जाए। एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या नेचर साइज है? नेचर साइज एंड कंपोजिशन, है ना। कह रहा है कि बिजनेस लिखा हुआ है बेटा वेरी इन नेचर साइज एंड कंपोजिशन, वर्क विच इज सुटेबल। हाँ, यही कह रहा है बेटा कि इसमें इतना लाइन लिखने के बाद इसने थोड़ा सा इसी लाइन को चेंज कर दिया। इसने यहां तक तो ये बोला कि वो कौन सी फैक्टर्स हैं जहां पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डिफर कर जाती है। बिजनेस का नेचर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है। बिजनेस का साइज यानी स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है। कंपोजिशन मतलब आप कह सकते हैं कि उसके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। और इसके चलते जब बिजनेस का नेचर, साइज और कंपोजिशन चेंज होता है तो हमें भी ऑडिट वर्क, बेटा जी ऑडिट वर्क which is suitable to one business may not be suitable to others। कह रहा है कि एक काम जो एक ऑडिट वर्क जो एक बिजनेस के लिए सुटेबल था दूसरे के लिए सुटेबल नहीं होगा। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि एक चौथी जो चीज है जो शायद यहाँ पे नहीं बता पाए इंस्टीट्यूट ने, वो ये भी कह रहा है कि हर जो बिजनेस है उसका जो आईसी होता है, इंटरनल कंट्रोल, उसकी इफिशिएंसी यानी उसको रिलायबिलिटी और साथ साथ उसका ऑपरेशन भी, है ना बेटा, ऑपरेशन भी एग्जैक्ट नेचर का होना संभव नहीं है। हो सकता है किसी संस्था का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, आप अच्छा मत प्लीज बोलिए, बहुत अच्छे को हम लोग गुड नहीं बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल गुड नहीं बोलते, इंटरनल कंट्रोल को क्या बोलते हैं? रिलायबल है। इंटरनल कंट्रोल रिलायबल है यानी रूल्स रेगुलेशन रिलायबल है। तो ये सब चीजें बता रहा है बेटा। कह रहा है कि इन जो वेरिएशंस हैं इनके चलते ना ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम इवॉल्विंग करते रहना चाहिए। इवॉल्व का मतलब डेवलप करते रहना चाहिए। अप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। कह रहा है कि इन्हीं कारणों से एक ही ऑडिट प्रोग्राम डेवलप कर लेना जो सारे समस्याओं का समाधान कर दे सारे तरह के क्लाइंट का, ये संभव नहीं है। However, it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on matters। ये तो खैर अलग चीज बताने लगा, आप उसको छोड़ दें।
आप खाली इतना मुझे बता दें, इज इट पॉसिबल कि एक ऑडिट प्रोग्राम हर तरह के बिजनेस के लिए सुटेबल है? जवाब हाँ ना में खाली दे दीजिए, रीजन मत बताइए, यस या नो। नो। अच्छा, नो के पीछे कारण नंबर 1 क्या है? बिजनेस का नेचर अलग है, बिजनेस का साइज अलग है, बिजनेस का कंपोजिशन, साथ साथ इंटरनल कंट्रोल की इफिशिएंसी और उनका काम ऑपरेशन भी वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो ये बेटा 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि ऑडिट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सर सीधा सीधा यही पैराग्राफ दे देगा, यही 3 नंबर में दे देगा आपको। ऐसे से 2 क्वेश्चन इसके नीचे वाला भी दे दिया, 6 नंबर का हो गया है ना बेटा। तो मैं आपको ये दोनों तीनों लाइन को जल्दी जल्दी करा देता हूं, ये सब आपको बहुत पहले से आता है। आज का हम लोग टारगेट रख लेते हैं मेरे बच्चों, है ना, जो जो फ्रेश टॉपिक हमारा रह गया था ऑडिट प्लान, और उसको प्लान में क्या क्या चीजें प्लान करते हैं, रैप फैप के बारे में थोड़ा सा है, और थोड़ा सा हमने बीच में एक छोड़वा दिया था टॉपिक। आप में से कुछ बच्चों ने एक पन्ना छोड़ा है, और जिन बच्चों ने नहीं छोड़ा उनको मैं दोबारा से लिखवा देता हूं। तो एक बार छोटा सा पॉइंट शुरू कर लेते हैं हम लोग यहां से। चलिए जी, स्पर्श और शिखा, आप दोनों बच्चे भी यहां से ज्वाइन कर लिया जाए ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान में। जी बेटा, कहां तक का कंसेप्ट आपने कर लिया था? बेटा जी, कहां तक का कर लिए थे? 6 का 7 पॉइंट लिख लिया जाए। जी बेटा, अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोग्राम। ये शेड्यूल कब आया था बेटा? कल वाला लेट से आया था क्या? अच्छा, इवनिंग में आ गया। कल मैंने 8-9 बजे तक तो देखा था, शायद नहीं है, आ गया था। अच्छा, हमारी ओके, हाँ हाँ, मतलब चलो कोई नहीं है। नहीं, मैं तो अपनी क्लास जहां पे होती है यहीं पे, मैं 1:30 बजे ही फ्री हो गया, तो मैं सोचा आज मेरी क्लास नहीं है तो मैं आराम आराम से, वो तो अनुज भैया ने फोन किया, अरे सर कहाँ रह गए आप, कभी लेट नहीं होते, आज लेट हो रहे हो। हा? नहीं, हाँ बेटा, ओके। चलिए, अदर ऑडिट, अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोग्राम। बेटा जी, सबसे पहले लिखिए इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम। फॉर डिफरेंट ऑडिट्स। इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ऑडिट्स। सर, आपके स्टडी मटेरियल में इसी का हेडर क्या है? बेटा जी, इसमें मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आपको, पहले मैं सस्पेंस खत्म कर दूं। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, जरा प्लीज यहां से देख लीजिए, ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जी। यहां पे देखिएगा सर जी, यहां पे हमने 1 को हटा दिया है, अब हमने लिख दिया है सीधा सीधा खाली क्या आपको, इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम। सर प्लीज बता दीजिए दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? मैं इस बारी बेटा जल्दी बताइए, दोनों में क्या फर्क है? ये कह रहा है कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम डेवलप कर लेने से आपका, है ना, या इसने भी अपने हिसाब से ठीक लिखा है कि एक ऑडिट प्रोग्राम हर तरह के बिजनेस के ऑडिट के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। गलत इसने भी नहीं लिखा। तो हमने तो पहला पॉइंट ये उठाया है, दूसरा ये उठाऊंगा कि ऑडिटर नीड टू रिक्वेस्ट असिस्टेंट टू कीप देयर माइंड क्या बेटा, ओपन। और लास्ट में बेटा जी, है ना, ऑडिटर नीड टू पीरियोडिकली रिव्यू इट्स क्या आपका ऑडिट प्रोग्राम।
सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आप प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या तीनों एक साथ आएगा या कोई एक उठा लेगा उसमें से? और हमने, अच्छा ये तीनों ही टॉपिक प्लान के लिए टीचर सिखा रहा है या स्ट्रेटजी के लिए सिखा रहा है या प्रोग्राम के लिए सिखा रहा है? प्रोग्राम के लिए। कौन सा प्रोग्राम, जल्दी बोलिए? ऑडिट प्रोग्राम के लिए। क्या बात है बेटा, आपके भीतर जो पॉजिटिवनेस है ये कमाल की है बेटा, सही बता रहा हूं। यहां पे हम लोग इस चीज को शुरू कर लेते हैं जी। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। सर ये सब ना 2-2, 3-3 नंबर के अलग से क्वेश्चन पूछ देगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू हैव one audit program for audit of all types of entity, because entity differs in 4 बता दीजिए खाली। आपने एनएससी याद कर लिया था, एनएससी नेचर, साइज और कंपोजिशन। सर ये कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन मींस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, होल्डिंग सब्सिडियरी, बहुत तरह से समझ सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, डिविजन्स, ब्रांचेज, ये सब कंपोजिशन को डिनोट कर रहा है। साइज का मतलब आप समझ ही गए, वॉल्यूम के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, है ना बेटा? लार्ज वॉल्यूम कंपनी या स्मॉल वॉल्यूम कंपनी। ऑब्वियसली बेटा मित्तल कॉमर्स क्लासेस का ऑडिट प्रोग्राम और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिट प्रोग्राम बनेगा दोनों का, लेकिन दोनों का जो ऑडिट प्रोग्राम होगा एक जैसा नहीं होगा। एक आखिरी मेरे बच्चों, है ना, एक आखिरी है जो मैंने बोला था, इफिशियंसी ऑफ आईसी। ई का मतलब, ई भी लिख दिया जाए, ई का मतलब हो जाएगा इफिशियंसी इन आईसी। तो इफिशियंसी ऑफ कर दीजिए, आ जाए इंटरनल कंट्रोल, इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट, क्या लिखा आपने बेटा जी? ऑडिट। सेकेंड पॉइंट इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट है सर जी, है ना बेटा? ये फिर इसमें बताने की कोशिश कर रहा है बेटा जी, सेकेंड लिखा जाए, सेकेंड पॉजिटिव सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को आप समझ जाए तो कल की एक कमी जो थी वो दूर कर सकते हैं। कल एक कमी थी, ऑडिट प्रोग्राम बनाने की एक लिमिटेशन था कि ये जो आपका इंटेलिजेंट या इफिशिएंट स्टाफ होता है उसकी क्रिएटिव इनिशिएटिव को किल कर देता है, लेकिन उसको किल नहीं करवाया जा सकता। उसको यह कहा जा सकता है कि भाई हमने जो लिखा वो मिनिमम है, तुम्हें अगर कुछ स्पेशल पता चलता है तो इमीडिएटली मुझे बताओ, और अगर मेरे से बताने में शर्म आ रही है तो जो तुम्हारा इमीडिएट कौन है बताएं काम का? सुपरवाइजर। सुपीरियर तो मैं हो गया, सुपरवाइजर भी उन्हीं जैसा है। बिल्कुल गलत हो रहे बेटा, आप अपने सुपरवाइजर को भी बता दीजिए। बहुत अच्छे। असिस्टेंट टू कीप एंड ओपन माइंड। लेकिन दोस्तों इसके लिए किसको थोड़ा सा इंकरेजिंग, रिसेप्टिव और पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए? सुपरवाइजर या सुपीरियर या ऑडिटर को। नहीं तो कोई बच्चा कोई सजेशन दे रहा और आप उसको सीधा बोले तुम्हें ज्यादा आता है, अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चा अगली बार आपको कोई सजेशन नहीं देगा, वो डर जाएगा ना। जैसे गार्जियन ही होते हैं, घर में ही होता है, कोई बच्चा कोई बात बोलता है, पेरेंट्स डांट देते हैं, तो फिर उस बच्चे को लगता है यार बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे सीए साहब को ही इस तरह का कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट बनाना है ऑडिट टीम के स्टाफ के भीतर, और उनको बोल के चल रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम में जो लिखी गई बातें वो पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमसे भी गलती हुई है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए पूरा का पूरा जो कह सकते हैं ना बेटा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
नॉट सबॉर्डिनेट्स या असिस्टेंट्स की है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए की है यानी ऑडिटर की है। तो इसको जरा लिखिएगा। टू स्टार्ट विथ ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर जनरली, बेटा ये रिपीट हो रहा है, ऊपर वाली लाइन को प्लीज एक बार और बोल दीजिए सर। बेटा जी एक बार और इस लाइन को बोल दीजिए, टू स्टार्ट विथ ऑडिट प्रोग्राम। बेटा पीछे जो भाई हैं ये जी, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? पारितोष। पारितोष बेटा, अगर आप लास्ट क्लास में आए थे तो मैंने बोला था कि जो ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम होता है ना, उसको बाद में क्या करना पड़ जाता है? आए नहीं थे? अच्छा, जो ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम है, कोई नहीं बेटा, पारितोष भाई है नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इतना समझ लो कि ये एक छोटा सा टॉपिक चल रहा था, ये लास्ट एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, इसके बाद एक आधा क्वेश्चन करा के हम लोग फ्रेश भी आपके साथ शुरू करेंगे। तो इसमें एक लाइन समझ लो पारितोष जी, ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर अंकल बना देता है और अपने स्टाफ लोगों को दे देता है। आज वाली क्लास से ही बताइए, जब आप ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो देन ऑडिटर कंसीडर द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, है ना, कुछ होता होगा उसको कंसीडर करता है। लेकिन बेटा बाद में जब एक्चुअल ऑडिट होता है, यानी ऑडिट जब प्रोग्रेस करता है और अनुभव होता है ऑडिट के स्टाफ को, तो ऑडिट के स्टाफ चाहे तो कुछ सजेशंस दे सकता है ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में चेंज करने के लिए। जैसे इन बच्चों को बताया गया था कि ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में पिछले साल भी हमने रिलायंस का ऑडिट किया था और मैं आलसी हूं, उसी को मैं एज इट इज इस साल भी प्रोग्राम को यूज कर रहा हूं। बट पिछले साल में डेटर्स ना रिलायंस के पास करोड़ों का था, एक बात कर रहा हूं, बट इस साल डेटर्स करोड़ों का ना होकर लाखों का रह गया। पिछले साल के ऑडिट के लिए डेटर्स जो था वो रेलिवेंट मैटर था, रेलिवेंट फाइनेंशियल आइटम था। इस साल रेलिवेंट फाइनेंशियल आइटम नहीं है, तो हम उस चीज को चाहे तो करंट ईयर के ऑडिट प्रोग्राम से ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप का मतलब उसको कह सकते हैं कि इसमें, है ना, अननेसेसरी है, बट मैं तो बना दिया, मैं तो आलसी हूं, मैं तो एसी रूम में बैठ के ऑडिट प्रोग्राम बना देता हूं, है ना। लेकिन जो मेरे स्टाफ लोग हैं, जिनको हम लोग असिस्टेंट कहते हैं, ऑडिट स्टाफ, उनको बेटा मैं इंकरेज करूंगा कि अगर मेरी कुछ कमियां वहां पे तुम्हें दिख रही है तो उसको जब ऑडिट करके आओ सामने तो जरूर मुझे पर्सनली बता दो। इसी चीज को लिख रहा है, टू स्टार्ट विथ ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर जनरली गिव रिगार्ड टू एनएससी। फिर आ गया एनएससी। एनएससी का मतलब बताएं बेटा, नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस as well as effectiveness of internal control. Effectiveness of internal control. However, when audit progresses, audit program may be altered. Audit program may be altered to take care of situations which were left out originally but are found relevant. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे बता दीजिए, ऑडिट प्रोग्रेसेस का क्या मतलब है दोस्त? ऑडिट प्रोग्रेसेस का मतलब क्या ये अब हम
पहले तो हमने अपने मन से एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम बना दिया था 4 बातों को ध्यान में रख के, और वही बात ऊपर भी लिखे थे, बट उसमें कुछ लिखने का तरीका अलग था। उसमें यह था कि वेरी क्यों करता है ऑडिट प्रोग्राम। इसमें है कि आप ऑडिट प्रोग्राम ओरिजिनली बनाते हैं तो 4 बातों को रिगार्ड करते हैं, रिगार्ड देकर बनाते हैं। एक बार जरा और बोल दीजिए 4 बातें कौन कौन सा था। नेचर, स्कोप, नेचर और साइज और कंपोजिशन और साथ साथ आईसी की इफेक्टिवनेस। लेकिन ये कह रहा है कि जब ऑडिट आगे बढ़ता है, यानी आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि आपको पता चलता है कि हमें ना अल्टर करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल किसको, ऑडिट प्रोग्राम को, ताकि हम ध्यान दे सके उन परिस्थितियों की जो नई है, पिछले साल नहीं थी उसी एंटिटी में, इस साल नई नई आ गई है, विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। ओरिजिनली मींस ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में छूट गया था, बट आर फाउंड क्या आपका रेलिवेंट। बट सीए के पास ये फीडबैक कहां से जाएगा, सीए के पास ये फीडबैक पहुंचाने का काम असिस्टेंट करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि असिस्टेंट को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए उनको, और उनको बता के चलिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे भी एक चीज लिखा है बेटा, सिमिलरली इसी का उल्टा कर दिया है प्यारे बच्चों। इसमें तो यह है कि कोई चीज छूट गया था ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम में, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, इसके लिए हम अल्टर करेंगे। उसी तरह से यह भी तो हो सकता है कि ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज ऐड है जिसका करंट ईयर के ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसको ऐड करें या उसको रिमूव कर दें, रिमूव कर दे, एलिमिनेट कर दे। इसका मतलब है कि बेटा हमें ना अपने ऑडिट प्रोग्राम को क्या रिजिड बनाना चाहिए प्यारे बच्चों, या फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल रखना है। शुरू में तो बेटा जैसे क्या होता ना, आप भी जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाई चालू करते हैं, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो आपने थ्योरेटिकल अपना एक रोड मैप बना लिया। जब वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं या जब आगे आप 1-2 महीने हो जाते हैं तो आपको अनुभव आ जाता है, और फिर आप शायद अपने टाइम टेबल को दोबारा से क्या कर देते हैं बेटा, अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। इसी लाइन को ये बता रहा है। और एक इस लाइन को पूरा कर लीजिए, बस एक पैराग्राफ और है। सिमिलरली इफ एनी, नीरज बेटा, इफ एनी वर्क, आपकी बुक का ही है, इफ एनी वर्क ओरिजिनली, नहीं मैंने कहा आपकी बुक का ही है, ये नहीं बोला कि बुक का है। सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन ऑडिट प्रोग्राम। पारितोष जी आप बताइए, आप तो बहुत ही पॉजिटिव मतलब व्यक्ति हैं, आप बड़े है ना, एक झटके में चीजों को बता दिए। इसका आगे का जवाब दीजिए, बैठे बैठे जवाब देना है। अगर कोई काम, पहले तो वर्क का मतलब ऑडिट वर्क, वाउचिंग वेरिफिकेशन का वर्क, ओरिजिनली प्रोवाइडेड मतलब ओरिजिनली मेंशन्ड इन द, किसमें था, ऑडिट प्रोग्राम, बट नाउ, अब आप लोग पहले बोल दीजिए, लिखिएगा, सब बच्चे बोल दीजिए, लेकिन बेटा अब वो रेलिवेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर दें, हाँ उसको एलिमिनेट कर दें ऑडिट प्रोग्राम से। ऑडिट प्रोग्राम का वो पैराग्राफ या वो काम हम लोग क्रॉस कर दें कि भाई इसको करने की जरूरत नहीं है, यूजफुल काम ही करना है बेटा। बट प्रूफ्स, अच्छा लैंग्वेज इसकी देखो कितना टफ है, बट प्रूफ्स बियॉन्ड डाउट, इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है सर स्पर्ट्स, इसका यह मतलब निकाला जा सकता है बच्चों, अगर ऑडिट प्रोग्राम में कोई ऐसा काम है जिसके ऊपर डाउट है कि ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो उसको एलिमिनेट नहीं करना है। ऐसे काम को ही एलिमिनेट करना है जिसके लिए हमारे पास एनफ एविडेंस है कि इस काम को, इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। बट प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू बी अननेसेसरी, इट मे बी, अच्छा कोई बात है बेटा, कोई बात होगी, इट मे बी ड्रॉप। सर एक बार सब बच्चे बताएं बेटा, अभी बताइए, लास्ट क्लास में बताया था कि ऑडिटर खुद ऑडिट करता है या ऑडिट करवाता है, किससे करवाता है ऑडिट, असिस्टेंट से, छोटू से। ये जो आप डायलॉग मार रहे हैं कि व्हेन ऑडिटर गेट्स एक्सपीरियंस, तो ऑडिटर गेट एक्सपीरियंस या असिस्टेंट गेट एक्सपीरियंस, असिस्टेंट को बेटा
असिस्टेंट को तब जैसे जैसे काम आगे बढ़ते जाएगा असिस्टेंट को ऑडिट प्रोग्राम के बारे में कमियां या अच्छाइयां पता चलती जाएगी। अब बस एक लास्ट पैराग्राफ इसी का है, इसी पॉइंट के भीतर, ऑडिटर शुड encourage the dash to, अब यहां पे हम लोग कुछ अपने से लिखेंगे थोड़ी देर बाद, आप लोग अभी छोड़ दीजिए। कीप एन ओपन माइंड, आप लोग गेस कर पाए यहां पर क्या लिख दिया जाए? ऑडिटर को मोटिवेट करना चाहिए द असिस्टेंट्स। अब देखो ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखता, आना 3 नंबर 2 नंबर का ही है। ऑडिटर शुड इंकरेज द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द ऑडिट प्रोग्राम गिवन टू हिम। तो जो बच्चे वो प्रॉब्लम थी कि लिमिट रिजिड होता है ऑडिट प्रोग्राम, अगर ऑडिटर अच्छा है तो ऑडिट प्रोग्राम रिजिड नहीं होगा, बल्कि ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। वो कहेगा कि हमने जो लिखा है वो मिनिमम है, हमसे गलतियां भी हो सकती है, हम कुछ ऐसी चीजें भी आपको करने के लिए कर सकते हैं जो करंट ईयर के ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो आप प्लीज ऐसी कुछ कमियां आप इनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं असिस्टेंट जी, तो आप ये बात जरूर बताइए। गिवन टू हिम they should be instructed to note, अच्छा आपकी बार थोड़ा सा टोन बदल गया इसका, ये कह रहे इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम नोट करते चलो एंड रिपोर्ट करते चलो, नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स। बेटा जी आप लोग सिग्निफिकेंट को अकाउंट्स में सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ऑडिट में उसको क्या बोलते थे? मटेरियल मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो डिसीजन को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। कमिंग टू देयर नोटिस, कमिंग टू देयर नोटिस टू सीनियर्स और जो बुक में लिखा है बेटा जी सीनियर ही लिखा है, सुपरवाइजर नहीं लिखा है यहां पे बेटा, सीनियर्स और पार्टनर्स और प्रोप्राइटर। सर एक सीए कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकता है आप सबको पता जरूर होना चाहिए। बताएं, एक सीए इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फॉर्म भी चला सकता है, लेकिन जब भी हम लोग फॉर्म बोलते हैं तो उसमें क्या प्रोप्राइटर की ही बात करते हैं या एक और कम से कम होना चाहिए, है ना बेटा? खैर यहां पे लिखता है प्रोप्राइटर ऑफ द फॉर्म, यानी सीए फॉर्म का मालिक अकेला इंडिविजुअल भी हो सकता है, 2-4 लोग मिलजुल के भी हो सकते हैं। बेटा जी इसमें इतना ही था। क्रक्स मुझे प्लीज बता दीजिए आप लोग अपने तरीके से। प्यारे बच्चे इसमें शुरू का जो लाइन था आप लोग एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, जीवन भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। सर शुरू में बताइए ओरिजिनल ऑडिट कैसे बनता है? ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ऑडिटर अंकल 4 चीजों का ध्यान रखता है। क्या क्या ध्यान रखता है? एनएससी प्लस आईसी। आईसी का मतलब इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बेटा हम लोग अलग से समझ लेंगे। इंटरनल कंट्रोल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे मैं लेट हो रहा था बेटा, मेरे पास कॉल आ गया, है ना, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। सही बता रहा हूं बेटा, नहीं तो मैं बिल्कुल मिस कर जाता। तो उन्होंने बोला सर कहाँ है आज, लेट हो गया। हमने कहा सर मैं क्लास है क्या मेरी? बोला हाँ, आपने शेड्यूल देखा नहीं क्या? हमने कहा माइट भी हमसे मिस्टेक हो गई होगी, ऐसी मिस्टेक तो होती नहीं। फिर बताया दूसरा सेकंड पैराग्राफ में है जो ओरिजिनल आपका ऑडिट प्रोग्राम है उसको चेंज करने की जरूरत तब आती है जब ऑडिट वही मतलब शुरू में ही आती है जब ऑडिट प्रोग्रेस करता है। ऑडिट प्रोग्रेस करता है मतलब थोड़ा 2-4-10% हुआ। अच्छा बताएं चेंज 2 तरह से करना हो सकता है, प्लीज बताएं। चेंज 2 तरह से करना हो सकता है। कुछ काम हमें करना है लेकिन कहां पे छूट गया लिखने से, बताएं। ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में कुछ काम ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में प्रोवाइडेड तो है, लिखा तो है, लेकिन उसकी जो अब हमारे पास कोई डाउट नहीं रहा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, नॉट नीडेड, है ना, नॉट नीडेड, तो हम उसको ड्रॉप करेंगे। और इसके लिए ऑडिटर को 2 काम करना है। एक तो बोलना है कि भाई तुमको जो ऑडिट प्रोग्राम बना के दिया गया है उसको अप्लाई करते समय उसके अकॉर्डिंग ही काम करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा अपना भी दिमाग
लगा लो। ओपन माइंड का मतलब क्या हुआ सर? जितना कहा गया एकदम मशीन की तरह, या अपना भी दिमाग लगाना। अच्छा, दूसरा और लास्ट लाइन बताएं, हम इंस्ट्रक्शन देंगे, यहां पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पे डायरेक्शन दे रहे हैं जैसे सीनियर कि आपको नोट भी करना है और क्या करना है, रिपोर्ट। कौन सी मैटर को? सिग्निफिकेंट मैटर्स, है ना। और सिर्फ रिपोर्ट और नोट नहीं करना है, और उसको बेटा अपने सीनियर या अपने फर्म के, बोलिए बेटा, पार्टनर, ऑडिट फर्म के पार्टनर या ऑडिट फर्म के प्रोप्राइटर के नॉलेज में भी लेकर आना है। और लास्ट पॉइंट रह जाएगा इसी तरह का एक और है सर, ये तीनों क्या था सर? ये तीनों एक बार और बोल दीजिए लास्ट बार, क्या ये तीनों एक साथ आएगा या कोई एक पैराग्राफ आ जाएगा? कोई एक पर आ जाएगा। ओपन माइंड वाला बोला हाँ हाँ सर ने बताया था, है ना। वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट इनफ, नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। और लास्ट में बेटा जी पीरियोडिक रिव्यू, ये तो लोअर लेवल का टॉपिक है, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब इसके बाद मेरे बच्चों एक प्लान के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए हमारा, और लास्ट में जो सबसे खतरनाक छूट रहा है हम लोगों का, ऑडिट स्ट्रेटजी। फिर आपको लाइन बाय लाइन मिलवा दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपका इसमें से हम लोगों ने कवर किया। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सर पहले मुझे प्लीज बताइए, है ना, पहले मुझे बताएं पीरियोडिक रिव्यू का मतलब क्या हुआ सर? हर दिन या हर 6 महीने पे, 2 महीने पे? पीरियोडिक का मतलब कभी ना करना, पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम। और एक होता है बेटा डे टू डे। डे टू डे इज नॉट पीरियोडिक, दैट इज कॉल्ड रूटीन। रूटीन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप ब्रश करते हैं, दैट इज अ रूटीन वर्क। जस्ट उदाहरण। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने छुट्टियों में, अब तो नहीं जाते, लेकिन जब आप लोग बच्चे थे या कोई भी था, तो वो अपने मतलब दादा दादी के घर पे गया शहर से, तो क्या हमेशा ही जाते हैं या कभी कभार? कभी कभार हर 6 महीने पे, या गर्मी की छुट्टियों में एक बार आप साल में चले गए। तो पीरियोडिक रिव्यू को पहले आप बुक से सीखिए, मैं हल्के में इसको सिखा देता हूं साहब। यहां से बुक से एक बार पकड़ लेते हैं बात को जी। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। खुशी बेटा एक बार इसको प्रयास करेंगे एक बार सब कुछ सीखने का। सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि पीरियोडिक का मतलब क्या समझ में आया आपको? पीरियोडिक मतलब डेली बेसिस पे या सम फ्रीक्वेंसी, सम इंटरवल, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, है ना। 10 साल में एक बार, ये नहीं हुआ पीरियोडिक, है ना। मंथली बेसिस पे। एक बार जरा इसकी भाषा को पकड़ते हैं। देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। किसका पीरियोडिक रिव्यू हो रहा है पता है? ऑडिट प्रोग्राम। टू एक्सेस, एक्सेस मतलब टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट वेदर सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड कौन सा बेटा? एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शंस। मतलब कुछ नहीं है बेटा जी, इसमें एक लाइन समझ लीजिए प्यारे बच्चों। 1 साल का ऑडिट प्रोग्राम बनाने का एक फायदा था कि ऑडिट प्रोग्राम वर्क्स एज अ, बोलिए क्या आपका, गाइड फॉर ऑडिट ऑफ बोलिए कौन सा? सक्सीडिंग ईयर्स। कुछ याद है बेटा जी, है ना। लेकिन बेटा उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है नेक्स्ट ईयर में, 3rd ईयर में। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। बट उसकी यूटिलिटी को आप इंटैक्ट या और इंप्रूव करना चाहते हैं तो समय समय पे, चाहे छोटू लोग या असिस्टेंट बताए या ना बताए, हमें अपने लेवल पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ही द्वारा बनाए गए ऑडिट प्रोग्राम को क्या करते रहना है? रिव्यू। आगे चलते हैं सर। अनलेस दिस इज डन, अगर आपने unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known. Consequently, audit work may be carried on the basis of obsolete program. मतलब अगर आपने अपने प्रोग्राम को क्या कहा जाए बेटा जी, समय समय पर रिव्यू नहीं किया, है ना, तो माना जाएगा कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं, आप जो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। पारितोष बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, इन बच्चों को पता है, ये टॉपिक आप लोग का भी बाकी है। ऑडिट प्रोग्राम को हम कह सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम का मेन पर्पस ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है। और यह काम सीए खुद नहीं करता, अपने स्टाफ लोगों से ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करवाता है। उन्हीं ऑडिट एविडेंस के आधार पे ऑडिटर अंकल कंक्लूजन, ओपिनियन और रिपोर्ट इशू कर देता है। तो बेटा एक क्वेश्चन ये भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, तभी याद आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी तो आपका बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन कि एविडेंस क्या है या ऑडिट एविडेंस क्या है, और ऑडिट प्रोग्राम से कैसे ऑडिट एविडेंस मिलेगा, उसे भी करना है।
बट इसको खाली एक लास्ट लाइन बोल दीजिए, वो वाला लाइन जो मैंने आपको बोलने की कोशिश किया है। एक मिनट से यही था जी। और जी बेटा जी, अगर आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिकली नहीं किया है, क्या नहीं किया है बेटा, रिव्यू, तो ऑडिटर के ऊपर लगेगा कि उसने पूरा का पूरा ऑडिट किया है। कैसे किया है? नेग्लिजेंटली। और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। किसको फेस करना होगा? ऑडिटर्स को। प्यारे बच्चों, एक लाइन में बोल दीजिए, क्या ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करते रहना चाहिए? है ना? क्यों? नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं अपने ऑडिट प्रोग्राम की रेलिवेंसी को चेक करते रहूंगा। क्या पर डे चेक करूंगा या हर 2 महीने पे, हर सम टाइम गैप, लेकिन करते रहना चाहिए। अगर आपने रिव्यू नहीं किया ऑडिट प्रोग्राम को, है ना, तो माना जाएगा कि आपने जो ऑडिट किया है वो नेग्लिजेंटली किया, और इसके चलते आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन या जो भी लीगल एक्शंस या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। यहां पे वही लाइन आ गई जो मैंने बताया था बेटा पृथ्वी भाई, ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी को इंटैक्ट रखा जा सकता है, और कभी कभी तो ऑडिट प्रोग्राम की जो ओरिजिनल यूटिलिटी है उसको इनहांस भी किया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब ओनली बाय कीपिंग प्रोग्राम एज ऑल्सो द क्लाइंट ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल अंडर पीरियोडिक रिव्यू। मतलब कह रहा है सर, आपको दोनों चीज को पीरियोडिक रिव्यू करते रहना है। एक तो बताएं किसके ऑपरेशंस को भी ध्यान में रखना है, क्लाइंट, उसकी बोलो क्या बेटा, इंटरनल कंट्रोल। हो सकता है पिछले साल में 23-24 में क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा था, बहुत ही एक्सीलेंट था, है ना। 24-25 जो करंट है समझने के लिए, इसमें हमने इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू किया, हमें पता चला कि यार इंटरनल कंट्रोल इनका और क्या हो गया है, खराब हो गया, डवाडोल हो गया, या कुछ समस्याएं हैं। तो बेटा ये मुझे बता रहा है इससे क्या होगा, रिव्यू करने से आपकी यूटिलिटी कैसे बढ़ेगी जब आप रिडंडेंसी। अच्छा एक बताओ बेटा, इनएडिक्वेसी तो समझ में आया कि इंटरनल कंट्रोल में कुछ वीकनेस है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। प्लीज एक बार बोल दिया जाए, रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी का मतलब हुआ एक ही ऑडिट प्रोग्राम में एक ही काम को दो स्टाफ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। सर रिडंडेंसी शब्द आईटी की दुनिया में यूज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप होता है, एक बात कर रहा हूं सर, जैसे सीए के रूप में मैं अपनी बात कहूं, एक ही फाइल बेटा, मिस्टर राम जो क्लाइंट है मेरा, उसका फाइल मैंने एक ही कंप्यूटर में 2 ड्राइव में सेव किया है। एक ही फाइल को मैंने कितनी जगह सेव कर दिया बेटा? 2 जगह नहीं, मान लीजिए 5 जगह। ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है, आप अपनी स्टोरेज को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं, है ना। तो रिडंडेंसी का दूसरा नाम बताया, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी, है ना, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्रोग्राम में भी रिमूव्ड। अब मुझे बताइए सर, अगर आपने इसको छोड़ दीजिए, आप पहले मेरे तरफ मुझे देखकर बताइए क्या कहना चाह रहा है टीचर। रिव्यू करने का 2 पर्पस बता दीजिए। रिव्यू करने का 2 ही पर्पस है जो मैं समझा बेटा जी, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डूइंग ऑडिट बाय यूजिंग ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम एंड अवॉइड द रिस्क ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरा टू मेंटेन द क्या आपका यूटिलिटी। एक नेगेटिव बोल दीजिए और एक पॉजिटिव। प्लीज बताएं, अगर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करना है तो आपने ऑडिट प्रोग्राम जो बनाया है, प्लीज बोलिए ना, उसको क्या करते रहे, रिव्यू करते रहे। नहीं करेंगे तो आपके ऊपर आरोप लगेगा। किसका आरोप लगेगा? नेग्लिजेंस का। जो बच्चे फायदा पढ़ाया था मैंने, प्यारे बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम का एक फायदा था कि जब कोई मेरे ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगाएगा तो मैं ऑडिट प्रोग्राम उसके मुंह पे मारूंगा कि मैंने अपना ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग किया है। तो खाली ऑडिट प्रोग्राम ही काफी है या अपडेटेड ऑडिट प्रोग्राम? अपडेटेड ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है ऐसे ऑडिट प्रोग्राम जिसमें इनएडिक्वेसी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, रिडंडेंसी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, या उसको हटा दिया गया है। एक बेटा एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दे रखा है, एक बार लास्ट बार पढ़ लीजिए। हाउएवर एज अ बेसिक फीचर ऑडिट प्रोग्राम नॉट ओनली लिस्ट द टास्क टू बी कैरीड आउट। बेटा जी जिन बच्चों ने ऑडिट प्रोग्राम का अब तक भी डिफिनेशन नहीं समझा, यहीं से समझ सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम में 2 चीजें लिखी जाती है। पहला मेरे बच्चे, ये तो नेगेटिव लिखा है लेकिन आप पॉजिटिव समझ सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ, जल्दी बोलो क्या,
टास्क टू बी कैरिड आउट, और साथ साथ उस टास्क को करने के लिए क्या, रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस, और साथ साथ जो स्टाफ करेगा उसका नाम भी। अब तो बता दो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कैरिड आउट, लिस्ट, साथ साथ बेटा डिटेल्स ऑफ कौन सा आपका, रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि उदाहरण दिया है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, और बोलिए कौन सा लिखा है बेटा, सैंपलिंग प्लान, एक्सेट्रा। सो लॉन्ग एज प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज बाय प्रिंसिपल, एवरी असिस्टेंट डिप्यूटेड ऑन द जॉब अनफॉलोइंगली कैरी आउट डिटेल वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। कह रहा है कि बेटा जब तक प्रिंसिपल आपका ऑडिट प्रोग्राम चेंज ना करे, अनफॉलोइंगली का मतलब क्या होता है बेटा, अनफेलिंगली का मतलब क्या हुआ है ना, बिना किसी, हाँ बिना फेल हुए नहीं, मतलब वो तो ठीक हो गया, वो लाइन ही मतलब है बिना किसी डाउट का। अनफेलिंगली आई विल बी देयर मतलब तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। किसके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑडिट स्टाफ के, और ऑडिट स्टाफ को फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस, है ना बेटा। फिर आ गया रिजिडिटी की बात करने लगा, कह रहा है कि जब तक प्लान को, जब तक ऑडिट प्रोग्राम को चेंज नहीं कर रहा है, कौन चेंज नहीं कर रहा है बेटा, प्रिंसिपल। बेटा स्टाफ की ड्यूटी है कि वो ऑडिट प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को जैसा दिया गया है वैसे क्या करे, फॉलो करे। इंग्लिश में बोल दीजिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनफिलिंगली। मेनी पर्संस बिलीव दैट दिस ब्रिंग्स एलिमेंट ऑफ, क्या आ गया बेटा, रिजिडिटी। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अनफिलिंगली किसी के शर्तों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ऑडिट की डिमेरिट का कारण बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। हमें ना बेटा बैलेंस करना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करो, है ना। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो आप लोगों के द्वारा दिए गए फीडबैक को ध्यान में रख के बनाया है, और मैंने प्रोग्राम जो बनाया है वो अप टू डेट है, इसलिए इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा जी। बट साथ साथ उसको इनकरेज भी करना चाहिए कि फिर भी तुम्हें लगता है कि कुछ और मतलब, या तुम्हें डेविएशन करना है इंस्ट्रक्शन से ऑडिट प्रोग्राम के, तो आप ना इसके लिए, है ना, जरूर संपर्क कर लो। किससे पूछ के डेविएशन कर सकते हो, सुपीरियर या बेटा जी सुपरवाइजर से। अब आप 3-4 लाइन मुझे बता दीजिए प्लीज। रिव्यू का मतलब पहले क्या होता है, रिव्यू मतलब बनाना या बने हुए को चेक करना, ताकि वो ये पता लगे कि वो ऑब्सोलीट ना हो गया हो। ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम के अनुसार आपने ऑडिट किया है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम, तो प्रोफेशनली माना जाएगा कि आप यू आर द गिल्टी ऑफ, बोलिए कौन सा, नेग्लिजेंस। थैंक यू बेटा। पहला लाइन तो यही हो गया। दूसरा लाइन है कि पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना है, ऑडिट प्रोग्राम का नहीं बल्कि क्लाइंट के ऑपरेशंस को भी हमें रिव्यू करते रहना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑडिट प्रोग्राम को क्या कर लेना है, चेंज। अच्छा बताएं बेटा, एक बार हमने अपडेट कर दिया तब फिर अब अपडेट की और कोई गुंजाइश नहीं है, तो असिस्टेंट को फॉलो करना है उसको क्या, अनफिलिंगली। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो सेंटेंस है अनफिलिंगली, ये है ना गिव्स डिमेरिट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड क्या आपका, रिजिडिटी। बट इसमें ये कहना है कि हमको बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि अभी आपने हाल में ही प्रोग्राम को अपडेट किया है तो उसमें कुछ चेंज करना फायदा नहीं है जी बेटा। तो इसको एक बार लिख दिया जाए, इस तरह से इसको भी आपने खत्म कर लिया, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जी सर। The auditor should periodically review audit program. The auditor should periodically review audit program. जी सर। अपने सब्जेक्ट को ना, द ऑडिटर शुड पीरियोडिकली, क्या लिखा बेटा जी आपने, रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम। इसमें क्या मतलब है बेटा, टू अवॉइड द
लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, जी सर, अवॉइड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, हाँ जी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग ऑडिट negligently, to maintain and enhance the utility of audit program, अच्छा बेटा, utility of audit program, to maintain and enhance the utility of audit program by removing inadequacies और रिडंडेंसी। सर रिव्यू का मतलब क्या हुआ बेटा? अपने ही काम को खुद ही, है ना बेटा, दोबारा से चेक करना। रिमूविंग इनएडिक्वेसीज और रिडंडेंसीज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। बेटा ये पुरानी चीजें थी साहब, उस बच्चे ने बोला, आप लोग भी बोल दीजिए, है ना बेटा, ऑडिट प्रोग्राम सब लोग बोल दीजिए, लिखना बहुत जरूरी नहीं है बेटा, बोल देना जरूरी है। ऑडिट प्रोग्राम में के माध्यम से ऑडिटर इकट्ठा करवाता है मेरे बच्चे, क्या इकट्ठा करवाता है? एविडेंस करवाता है, मतलब खुद नहीं करता है, वो स्टाफ से करवाता है। एक टॉपिक ना आपके कोर्स में दे रखा है इसी चैप्टर में कि ऑडिट एविडेंस क्या है और हाउ ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स द ऑडिटर, हाउ ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स द ऑडिटर टू गैदर इंफॉर्मेशन, जिसको आप यूजफुल इंफॉर्मेशन को एविडेंस कहते हैं। और इसी में आपका इंस्टीट्यूट ये भी बताता है कि ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने का एक फील्ड नहीं है, एक टेक्निक नहीं है। इन बच्चों ने पहले कभी पढ़ा था, लेकिन आपका बुक आईसीआई दोबारा तिबारा से एक ही चीज बताता है, कोई गलत नहीं है। सर इसको बहुत ही मजा आएगा जब आप अगले चैप्टर 4 में जाएंगे ऑडिट एविडेंस, तो बोलेंगे सर इसकी तो थोड़ा बहुत स्नैपशॉट आपने चैप्टर 2 में भी बताया था। मैं आपको यहां तक सबने कर लिया क्या जी? खाली आप एक बार मेरे तरफ देख के 3 हेडर बोल सकते हैं, जो मैंने हेडर बताया बिना कॉपी देखे हुए। पहला बताया, हिंदी इंग्लिश चलेगा, मैं हिंदी में पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम इवॉल्व कर लिया जाए जो सब पे सारे ऑडिट पे फिट बैठे? दूसरा, क्या हमें अपने स्टाफ से, ऑडिट स्टाफ से, असिस्टेंट से ओपन माइंड रखने के लिए बेटा जी रिक्वेस्ट करना चाहिए? और लास्ट में, क्या हमें अपने ही द्वारा बनाए गए ऑडिट प्रोग्राम को, चाहे असिस्टेंट कोई शिकायत करे या ना करे, क्या खुद ही 6 महीने 2 महीने पे रिव्यू करते रहना चाहिए? रिव्यू करने का मेन पर्पस है अपने आप को नेग्लिजेंस के आरोप से बचाना, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से अपने आप को इम्यून करना, प्रोटेक्ट करना। लास्ट में एक चीज और है, ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी को घटाना नहीं बल्कि क्या करना, बढ़ाना। प्रोग्राम की यूटिलिटी तब बढ़ सकती है जब आपकी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की जो इनएडिक्वेसीज या क्या है बेटा, रिडंडेंसीज है, उसको आप खत्म कर दें। पक्का ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सही बता रहा हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है मेरे लिए, है ना, दुनिया के लिए जो भी है। सर एक लाइन यहाँ पे, हाँ, दुनिया वालों के लिए भी अलग अलग होते हैं ना, हर टीचर के लिए अलग हो सकते हैं। आप ये देखिए प्यारे भाई, इस लाइन का मतलब बता दीजिए, आज ये बच के जाएगा नहीं बेटा आपका ये टॉपिक। ये हाँ जी जी बेटा, ध्यान दे।
करते रहते हैं। जी साहब, देखिए सर, ये आएगा तो स्टैट ऑडिट के पार्ट में ही होता है, लेकिन अब जैसे क्या होता है कि हमने तो इंटरनल ऑडिट पढ़ा नहीं, हो सकता है कि मैनेजमेंट अपने लेवल पे भी हर महीने इंटरनल एक रिपोर्ट बनाती होगी। बेटा जी, ये पॉइंट किसी कारण से मेरे से हट नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? जैसे ये देखिए, पेन तो सेलेक्ट हो जा रहा है, अच्छा नहीं ये ना, अच्छा कभी कभी काम नहीं करता, समझ गया मैं। बेटा जी, इस लाइन का एक बार हेडर खाली बोल दीजिए। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन, डिजाइन मतलब उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट प्रोग्राम बनाने का? ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना। बस खाली मुझे बता दें, ऑडिट एविडेंस को इन्होंने समझाया, हट गया बेटा जी, ऑडिट एविडेंस को इन्होंने समझाने की कोशिश किया। और मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है, एक बार सब बच्चे बताएं व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। ये सब बहुत काम आएगा, इससे 500 का पूरा सीरीज खत्म कर सकते हैं। प्लीज बेटा आज बता दें, ऑडिट एविडेंस इज नथिंग बट सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑन व्हिच बेसिस ऑडिटर रीचेज एट अ कंक्लूजन्स। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ही हमने डिजाइन किया था, क्या किया था? ऑडिट प्रोग्राम। सर कोई पूछे ना कि ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, तो आप खाली ये मत बोलना कि टास्क बांटने के लिए या लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन, है ना, साथ साथ बोलना कि इन टास्क भी क्यों बांट रहे हैं, ताकि हम हमारे जो असिस्टेंट लोग हैं वो बेस्ट एविडेंस हमारे लिए इकट्ठा करके लाए। अच्छा, ओपिनियन भी जो बच्चे लोग ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हैं वही लोग ओपिनियन लेते हैं या सीए साहब? सीए साहब ओपिनियन लेते हैं। ये बताएं बेटा, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड, बोलिए क्या बेटा? इंफॉर्मेशंस। जनरली हम ऑडिट एविडेंस में उन्हीं इंफॉर्मेशंस को रखते हैं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या खास करके बोलिए कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये कहना गलत है, आपके ऑब्जेक्टिव में केस स्टडी में आ जाएगा, ऑडिट एविडेंस खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही नहीं बनता, फाइनेंशियल के अलावा क्या होता है? अदर भी। जैसे बेटा एक छोटा सा पॉइंट बताएं, ऑडिट एविडेंस कहां कहां से आएगा? जैसे मित्तल कॉमर्स क्लासेस बिजली का बिल भरती है तो बिजली का बिल आता है, ये रेंट देती है तो रेंट का एग्रीमेंट बना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ के समझ के हम लोग पता कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनका रेंट एग्रीमेंट कितना था, पिछले साल की तुलना में रेंट रिवाइज हुआ है या नहीं हुआ। ये कैसे पता चलता होगा? जब हम लोग का स्टाफ लोग जाके पढ़ता होगा रेंट कौन सा बेटा? एग्रीमेंट या लीज डीड। इतनी बड़ी कंपनियां लीज पे रखती होगी ये प्रॉपर्टी 5 साल 10 साल के लिए, है ना बेटा? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एविडेंस की महत्व क्या है। सर एविडेंस का महत्व ये है मेरे बच्चे कि आप रिपोर्टिंग जो करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? एविडेंस। रिपोर्टिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ, है ना बेटा, ऑडिट। लेकिन जो दूसरा स्टेज है, पहला स्टेज तो प्लानिंग है, दूसरा स्टेज, है ना बेटा, पहला स्टेज तो मतलब प्लानिंग से भी पहले प्री प्लानिंग का स्टेज होता है, दूसरा प्लानिंग है या परफॉर्मिंग है, और तीसरे में हम रिपोर्टिंग करते हैं। ये सारी चीजें बता रहा है। ये जरा एक छोटा सा पॉइंट और बोल दीजिए, शब्द कौन सा लिखा है आपका? एसर्शंस। इसके लिए मैंने एक दिन बताया था, एसर्शंस का मतलब पॉजिटिव क्लेम होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फोन है तो शायद मैं इंप्लाइड रूप से क्लेम कर रहा हूं कि ये मैं फोन का क्या हूं मेरे बच्चे? ऑनर हूं, एटलीस्ट मैं क्लेम कर सकता हूं, है ना। आप इंप्लाइड रूप से भी मान सकते हैं इस फोन की मार्केट वैल्यू, मान लो ये पुराना है 2-3 साल, तो इसकी 5,000 या 10,000 या 2,000 है, तो इसकी कुछ मार्केट वैल्यू है, और ये भी शायद मैं क्लेम कर रहा हूं कि इस फोन के ऊपर कोई ईएमआई अब बाकी नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है संभवतः। तो ये एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 की हाउ टू चेक ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हाउ टू चेक लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, एसर्शन चेक करते हैं। इन सब को छोड़ दीजिए, आप खाली हमारे लिए इतना बता दीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं सारा का सारा। बेटा जी, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने का एग्जाम्पल में जानते हैं सर, सीधा क्वेश्चन आएगा और बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे। सीधा क्वेश्चन आएगा, एन ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस, सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा डायरेक्ट। एन ऑडिटर, आप चाहे तो बुक है तो लिख दीजिए क्वेश्चन, वहां पे ही क्वेश्चन बन जाएगा कि एक ऑडिटर पिक्सअप मतलब बेटा एक ऑडिटर चुनता है, क्या चुनता है बेटा? एविडेंस, एक फील्ड से, एक सोर्स से, या बहुत सारे। अच्छा बेटा, यहां तो थोड़ा सा ही हट नहीं रहा है किसी कारण से, कभी कभी नहीं हटता बेटा ये जी, बट आप मेरी बात को समझ गए बेटे। पारितोष एक बात बता दो, ना आगे नहीं, ठीक है ना,
एक ऑडिटर कहां कहां से एविडेंस इकट्ठा करता है, और उसमें यह भी बताया था लास्ट क्लास में जो बच्चे आए थे, अगर एक ही चीज के लिए 10 जगह से एविडेंस आ सकता है तो हमें कौन सा एविडेंस लेना है, बेस्ट। और उसमें कुछ उदाहरण था, अगर आपको याद हो तो, कैश इन हैंड का बेस्ट एविडेंस लेना का तरीका है क्या करना, काउंट करना, है ना, काउंट करना बेटा सबसे बेस्ट तरीका है। ये देखो बेटा जी, पूरा का पूरा एक ही चीज को रिपीट करता है, चीजों को समझाता है। चलिए हम इसी चीज को लिख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर मुझे बता दीजिए, 8, कंसेप्ट नंबर 8। आज बस प्यार से 2 टॉपिक और रह गए, प्लान और स्ट्रेटजी। एक बार चेक करवा दीजिए सारा। ऑडिट प्रोग्राम, जी सर, ऑडिट प्रोग्राम designed to provide audit evidence। या दूसरा बता दीजिए सर, जो क्वेश्चन बोला था ना, ऑडिटर पिक्स अप बेटा, अभी तो आप बोल रहे थे असिस्टेंट पिकअप करता है, तो बोलो सर करेगा एजेंट, नाम किसका होगा, प्रिंसिपल का। बोलो ना बेटा, एजेंट और असिस्टेंट में कोई अंतर है नहीं, सारा रिस्क भी किसका होगा। आप लोगों ने तो एजेंसी पढ़ा है, दिल से बताइए, एजेंट का या प्रिंसिपल का, है ना। इंटरनली जो भी हो सके, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए, क्लाइंट के लिए तो प्रिंसिपल ही थप्पड़ खाएगा, ऑडिटर ही, इसलिए लिख दिया। लेकिन होना यह चाहिए कि असिस्टेंट पिक्स अप ऑडिट एविडेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, कमेंट। तो आप समझ जाना कि वही बात हो गई, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, इंक्वायरी ऑफ फ्रॉम मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर कुछ होता है, वो अभी पढ़ाया नहीं। लेकिन मान लो रेशियो निकालते हो, 2 चीजों को कंपेयर करते हो, ट्रेंड निकालते हो, तो उसको हम लोग ऑडिट की भाषा में हम उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिव्यू। रिपीट कीजिए तो कौन सा रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू बुद्धू आदमी करेगा या जो इंटेलिजेंट है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो 500 डेटा दे दिया जाए तो हमारे आपके तरह यानी सर पकड़ के बैठे बड़े यार इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं कि दे आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट, रेशनल नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे कॉस्टिंग के क्वेश्चंस बनाते हैं, इतने बड़े बड़े होते होंगे, एक बात करो बेटा, तो आप लोग तब भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यू आर रेशनल पीपल, है ना, थोड़ा बहुत लॉजिक तो लगाते ही होंगे ना सर। ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ फील्ड्स। कोई बात नहीं बेटा जी, ये रिंगटोन में ऐसी आवाज आती है। and generally follow various tools, comment। सर एक थोड़ा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ दे दीजिए मेरे लिए। हाँ, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, रिलेशन बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट एविडेंस। फिर ये दूसरे पैरा में ले आइएगा। मैं ऑडिट एविडेंस की परिभाषा यहां नहीं लिखवा रहा हूं बेटा, पूरा चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है, जहां पे जाके पढ़िएगा। आप यहां पे इतना समझ ले कि एविडेंस इज नथिंग बट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ओपिनियन पे पहुंचने के लिए अनयूजफुल है या यूजफुल है, यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ऑडिटर को कंक्लूजन या ओपिनियन पे पहुंचने में मदद करता है। रिलेशन बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट एविडेंस। जी सर,
रिलेशन बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट एविडेंस। आप प्रयास करके बताइए तो मेरे बच्चों क्या कहेंगे। आप ही लोग सब कुछ बता सकते हैं मेरे को, एक बार अपने से कोशिश कीजिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ या ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइंड, इसी लाइन को उठाइए ना बेटा। ऑडिट प्रोग्राम इज क्या बेटा, डिजाइंड टू प्रोवाइड क्या बेटा जी, हाँ, ऑडिट एविडेंस या यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑडिटर बेसिस हिज ओपिनियन, ऑडिटर बेसिस हिज ओपिनियन, ये लिखना है। फिर लिखेंगे कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट जस्ट डिवीजन ऑफ द वर्क, नॉट लिमिटेड टू डिवीजन ऑफ द वर्क और प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बट ऑल्सो गैदरिंग क्या बेटा जी, ऑडिट एविडेंस, है ना बेटा। अगर ऑडिट प्रोग्राम खराब है तो सर ऑडिट प्रोग्राम खराब है तो जैसे भी आप पढ़ रहे थे ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम है, तो आपके ऊपर आरोप लग रहे थे किसका, नेग्लिजेंसी का। इसका मतलब है प्लान उलान भी ठीक बनना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे से सोच समझ के बनाना है। आप में से ऐसे पूछना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन लास्ट क्लास में बताया था कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आप लोग बड़े परेशान हो रहे थे। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप में से किसी भाई बहन को बिना कॉपी देखे हुए बताइए, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ याद है? औकात में रहना वाला, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ असाइनमेंट, कुछ याद है? ओरल नहीं, कैसा होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। कम से 2 तो याद है। ये क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सम फैक्टर सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, और ये क्वेश्चन क्या आएगा ये क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्या वही केप्ट इन माइंड है या ऑडिटर पिक्स अप? तो ये चैप्टर 4 एविडेंस वाले चैप्टर का आंसर लिख के आएंगे हम लोग, या चैप्टर 2 वाला ही, चैप्टर 2 जो पढ़ रहे हैं, क्या आंसर लिखेंगे कि हाँ ये लाइन बिल्कुल सही है, ऑडिटर या उसके स्टाफ के पास ऑडिट प्रोग्राम के दौरान ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने का एक अल्टरनेटिव ना होकर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। जैसा वो बच्ची बता रही थी, 1-2 तो बता दो। एक अल्टरनेटिव का नाम है सबसे अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशंस। आप एग्जामिनेशन बोलते हैं, आपका बुक और सजा के बोल रहा है। किसको एग्जामिन करते हैं, व्यक्ति को या डॉक्यूमेंट्स को? और इंक्वायरी पूछताछ करते हैं, सूचना मांगते हैं, एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्वायरी। किसका किसका, पर्संस का। ओके बेटा। और फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, वो तो खैर जब वेरिफिकेशन हमेशा ही कैसा होता है, फिजिकल, पक्का ना बेटा। जैसे क्राइम कहीं पे होता है तो पुलिस ऑफिसर वहां पे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए फिजिकली क्या करता है, वहां पे जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन। बट बहुत बार हियर से भी कर लेता है, आसपास के लोगों से इंक्वायरी करता है, यस या नो बेटा। तो इंक्वायरी करता है तो मतलब वो क्या देखता है या थर्ड पार्टी से पूछता है कि भाई आपका घर बगल में और यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो आपने देखा सुना, या जो भी बात है आप बताइए, नहीं तो फिर आप भी चलेंगे। बहुत अच्छे बेटे। ऑडिट program is designed to provide sign बता दीजिए बेटा साइन का नाम, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस to auditor on which he reaches at conclusion and forms opinion. Hills auditor and his team, auditor picks up
एविडेंस फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ फील्ड्स एंड इट इंक्लूड्स सर चैप्टर 2 में भी थोड़ा सा सैंपल मिल गया। बच्चों पार्टी बता दीजिए, एक टेबुलर वे में बता दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। टेबल ही बना लेते हैं सर, एक छोटा सा ऐसे। आपके बुक में रफली 10 दिया है बेटा, 10 दिया है। ए नंबर बता देता हूं, एग्जामिनेशन। सर बताइए किसका एग्जामिनेशन? डॉक्यूमेंट का। बी फिजिकल ब्रैकेट में लिखिए वेरिफिकेशन। ये सब का बेटा डिटेल है चैप्टर 4 में, आप लिख दे सकते हैं चैप्टर 4, इसका नाम ही है चैप्टर 4 का नाम ऑडिट एविडेंस वेरिफिकेशन। तीसरा लिखें जी इंक्वायरी डेट इज। अब इंक्वायरी डेट इज बता दें, इंक्वायरी में क्या आएगा? आस्किंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी। आप उससे अच्छा लिखिए, प्लीज बता दीजिए इंक्वायरी का मतलब। इंक्वायरी आई से भी चल सकता है, घबराइएगा मत। आप ई लिखा ना, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप आई से भी लिख सकते हैं। इंक्वायरी पूछताछ है ना। रेलवे स्टेशन के बाहर, अब तो खैर लोग के पास फोन है, लेकिन पहले जमाने में रेलवे स्टेशन के बाहर एक क्या काउंटर होती थी? इंक्वायरी काउंटर। वो भी माइक लगा के चिल्लाते रहता था, तभी लोग पूछते थे। कभी कोई झल्ला जाता, बोले भाई तुमको अभी बोला ना मैंने माइक से, बोला सुनाई नहीं दी, एक बार मुंह से बोलो, है ना। इंक्वायरी डेट इज, यहां बताइए बेटा, डेट इज आस्किंग, हाँ, क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्टिंग स्टेटमेंट। कम से कम हमारे बच्चों को जब इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं भी आप आर्टिकलशिप में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई ऑडिट में क्या क्या काम होता होगा, तो अब तो आप बता सकते हैं कि भाई ऑडिट में तो पहले तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनती है, उसके बाद प्लान बनता है, प्लान के बाद प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से हमको एविडेंस इकट्ठा होता है, उसी एविडेंस के आधार पे हम लोग मतलब ऑडिटर कंक्लूजन ओपिनियन और उसको लिख देता है, वहीं पे ऑडिट क्या हो जाती है? खत्म हो जा रही है बेटा। आस्किंग क्वेश्चन एंड रिक्वेस्टिंग स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम, एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम। सर किससे हम एक्सप्लेनेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं? फ्रॉम एमजीटी। बुक वाला भी हो जाए, थोड़ा इनकी भी इज्जत रह जाए। एमजीटी के बाद दूसरा बोलिए ऑफिशियल्स, और तीसरा बोलिए एम्प्लॉइज। सर डी और ई, इसको हम लोग ऑडिट के भीतर चैप्टर 4 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन के नाम से जानेंगे। स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज। पांचवा और आखिरी बता दीजिए इसका, फिर इधर वाला अपने से लिख लीजिएगा। अच्छा बेटा इसका दूसरा नाम तो बता देते हैं। हाँ, एक्सटर्नल, ये देखिए बेटा जी, दोनों में तो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ही है, तो फिर अंतर क्या है? प्लीज बोलिए बेटा। स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, ये क्या के लोग हैं, जल्दी बोलिए। इंटरनल है, और ये कैसे लोग हैं? एक्सटर्नल से, आउटसाइडर्स हैं एंटिटी के। बैंकर वैंकर से पूछना, क्रेडिटर डेटर से पूछना कि भाई तुम्हारे यहाँ पैसा है या
तुम्हारा पैसा इनके यहाँ है या नहीं, चूंकि इन्होंने अपने यहाँ तुमको क्रेडिटर दिखा रखा है। ई नंबर पांचवा अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, इसी को हमने बोला था रिकैलकुलेशन। मेट्रिकल कैलकुलेशंस बाय क्या लिखा आपने, ऑडिटर। थैंक यू बेटा। अब इसका जवाब दीजिए, इसका इधर वाले पार्ट पे 5 हो गए। इसको दूसरा नाम बोल दीजिए बेटा जी, रिकैलकुलेशन। अच्छा, इससे क्या फायदा होता होगा सर? इसे एग्जिस्ट करता है या नहीं ये पता चलता है, या मैथमेटिकल एरर, जोड़ घटाव की गलती। आजकल जोड़ घटाव की गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारा चीज कंप्यूटराइज हो गया है ना बेटा। अर्थमेटिकल रिकैलकुलेट करना समय खराब करने के बराबर है। हाँ, रेट चेक कर लो, डेप्रिसिएशन का रेट सही है कि नहीं। बाकी उसने भी है ना फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट किया, आप भी फॉर्मूले लगा के करोगे। अब मुझे बताइए, 5 तो इधर हो गए, छठा सातवां आठवां कर लीजिए। साहब जी ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 में आएगा दोबारा से। आगे चलिए बेटा, छठे में स्टेट ऑफ इंटरनल। बेटा ये स्टेट नहीं समझ में आया, स्टेट का मतलब वही पोजीशन ऑफ कौन सा बेटा, आईसी। आईसी प्लीज बताएं, यहां पे स्टेट का मतलब इंटरनल कंट्रोल है तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग, जिसको बोला ना मैंने, रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑन टाइमली बेसिस, यस या नो। बेटा इंटरनल कंट्रोल बनाने का चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है, इंटरनल कंट्रोल क्या है और क्यों बनाया जाता है। प्लीज बताएं ना, इंटरनल कंट्रोल बनाने का मेन पर्पस क्या है? एंटिटी के एसेट्स को क्या बेटा चोरी होने देना या सेफ गार्ड करना, और फ्रॉड के चांसेस को, फ्रॉड तब भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस हैं तो फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना बेटा, तब भी है ना। तो स्टेट का मतलब लिख सकते हैं आप, स्टेट का मतलब पोजीशन ऑफ आईसी। आईसी का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इंटरनल कंट्रोल। एफ का मतलब बताएं बेटा जी, एफ के बाद जी, ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ये कोई फील्ड है बेटा जी? एक छोटा सा पॉइंट बताएं, एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो बेटा प्लॉट बेचती है। प्लॉट की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपए स्क्वायर फुट है, समझने के लिए। तो मैं देख रहा हूं कि प्लॉट कम बिका है, फिर भी रेवेन्यू करोड़ों में क्या हुआ है, जनरेट, है ना। सेल्स कैसी डेटा है बेटा, सेल्स कैसी डेटा है, अकाउंटिंग। लेकिन कितना स्क्वायर मीटर प्लॉट बिका, ये कोई अकाउंटिंग डेटा नहीं है बेटा। तो यहां पे छोटा सा एक पॉइंट है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग डेटा विथ नॉन अकाउंटिंग डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा रिलेशंस, इंटर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग डेटा विथ कौन सी डेटा बताएं, नॉन अकाउंटिंग डेटा। जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, किसी प्रोडक्ट का ज्यादा यूनिट बेटा देख रहा हूं पिछले साल की तुलना में कम यूनिट बिका है, और दाम टोटल सेल की वैल्यू ज्यादा है, इस प्राइस बढ़ा दिया। तो एक तभी हमने कैसे पता चला कि प्राइस बढ़ा दिया, तो इसलिए तो मिनट्स भी पढ़ेंगे। मार्केटिंग के बंदों से पूछा कि भाई मार्केटिंग में तुम्हारा तो बजट कम हो रहा है, तब भी तुम्हारी सेल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसे सेल बढ़ सकती है जब तुम मार्केटिंग पे खर्चे ही कम कर रहे हो, है ना। कहीं ये है ना चोरी कर रहा है या इन्फ्लेट कर रहा है। इन्फ्लेट का मतलब ज्यादा दिखा रहा है। बेटा जी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड कौन सा रेवेन्यू बेटा जी, सेल्स रेवेन्यू। सर सेल्स रेवेन्यू कैसा डेटा है, खुश होकर बोल दीजिए, सेल्स रेवेन्यू कैसा डेटा है, अकाउंटिंग। और नंबर ऑफ यूनिट्स कैसा डेटा है, नॉन अकाउंटिंग। सर एक सीए को खाली फाइनेंशियल से फाइनेंशियल डेटा नहीं तुलना करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मतलब
उतना अच्छा रेशियो तो फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल ही होगा, लेकिन फिर भी बेटा इसको भी रेशियो चेक करिए अगर कोई तरीके है तो। आगे चलिए बेटा, खत्म ही कर दिए 8वां 9वां 10वां जी, 7 हो गए। एच नंबर बता दीजिए, होगा तब ना रिकॉर्ड्स, नहीं है तो हो सकता है कोई कंपनी है वो स्टैंड अलोन है, उसकी कोई सब्सिडियरी नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है, तब तो फिर उसके वहां फिर ये वाला फील्ड आपके लिए एविडेंस देने में समर्थ नहीं होगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। सब्सिडियरी एंड मेमो रैंडम रिकॉर्ड्स, एच के बाद जी बेटा जी, एच के बाद मिनट्स, आई बताइए जी, एक और दे रखा है बेटा जी मिनट्स। सर ये मिनट्स आप लोग बताइए, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मुझे मदद कीजिए। मिनट्स का मतलब क्या? समरी, वही मीटिंग का जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है आपने एक कागज पे लिख दिया, मिनट्स। और लास्ट सर सब्सिक्वेंट एक्शन मतलब क्या? इंगेजमेंट होने के पहले या इंगेजमेंट होने के बाद? ऑडिट इंगेजमेंट के बाद क्लाइंट ने आपके स्कोप ऑफ ऑडिट पे रोक लगा दिया, इसकी कोई बात बोला है। सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड अदर्स एक्सेट्रा। तो बेटा ये तो पुराना पॉइंट था, बेस्ट एविडेंस को इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसने दे रखा है, बट हमें क्या करना है ना बेटा, हमारे को तो ऑडिट प्रोग्राम में ही था ये सब चीजें क्लियर। साहब अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया ऑडिट प्लान, एक बार जो आपने प्यार से चीजों को समझा है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना ऑडिट प्लान में, बस एक लाइन में समझ लीजिए, किताब बाद में खोलेंगे अब बोर हो जाएंगे। ऑडिट प्लान में ऑडिट प्रोसीजर को प्लान किया जाता है, बस इतना ही बोल दीजिए। ऑडिट प्लान में ऑडिट प्रोसीजर को प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है ऑडिट प्रोग्राम में। एक बार फिर से बोल देता हूं, एपी मैं रोज बोलता था ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कहां लगाना है, कितना लगाना है ना, सैंपलिंग कितना करना है, ये प्लान है ना जी बेटा। और इसमें दिमाग और चलाना होगा कि ऑडिट प्रोसीजर 3 तरह का है, मैं सिंपल बताता हूं। पहला ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को पता करना, उसका नाम क्या उसको छोड़ दीजिए। दूसरा ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस होता है जो रिस्क पता चली है उसका रिस्पॉन्स देना, और कभी कभी एक रिस्पॉन्स से काम नहीं चलता तो फर्दर भी आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल देने नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्स दे दिया ना, एक रिस्पॉन्स है ना, फिर भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, तो फिर ना बेटा एडिशनल रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर बेटा मेरी एक छोटी सी बात को पृथ्वी बेटा समझ जाए तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ऑडिट प्लान इज नथिंग बट प्लानिंग, ऑडिट प्लान इज नथिंग बट प्लान अबाउट, सर जी लिखिएगा मत, प्लान अबाउट नेचर, बोलिए क्या, टाइमिंग और कौन सा, एक्सटेंट। फिर से बोलिए किसका किसका, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एपी। एपी का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर। अब मैं बस इतना ही बताऊंगा, आप घबराइए मत। ऑडिट प्रोसीजर में 3 तरह की बातें होती है। सबसे पहले हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रिस्क को क्या करते हैं, एसेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एसेसमेंट। कौन सा, प्रोसीजर्स जी बेटा छोड़ दीजिए, रिस्क क्या आपका एसेसमेंट प्रोसीजर। इससे क्या पता चल जाता है हमें, डिग्री ऑफ, जल्दी बोलिए क्या आपका, डिग्री ऑफ, है ना बेटा जी, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ एमएम पता चल जाता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, है ना, रोमम। एक बार फिर से बोलिए, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। बेटा जी ऐसे ये चैप्टर 3 में है, इसका एक पूरा का पूरा एसे होता है। एसे कौन सा, 315।
300 भी पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बाद वाला ऐसे होता है 315। एक बात करो, अब प्लीज उधर मत जाइए, सीधा सीधा मुझे जवाब दीजिए। रिस्क को एसेस करने के बाद हम रिस्क को देते हैं क्या, आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को हम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि भाई रिस्क पता कर लिए, तो क्या रिस्क पता करना ही हमारा पर्पस था या रिस्क को मिटिगेट करना? रिस्क को मिटिगेट करना, मिटिगेट मतलब कम करना, या रिस्क को पता लगाना, एरर्स एंड फ्रॉड के चलते जनरल रिस्क होता है। तो रिस्पॉन्स के लिए हम लोग बोलते हैं फर्दर, बोलिए क्या, ऑडिट प्रोसीजर। मैंने एक दिन बोला था कि फर्दर को आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट। बेटा हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि उस रिस्क को रिस्पॉन्ड भी करना है। तो रिस्पॉन्ड क्या करना है, वो तो जो एरर्स के चांसेस है वो तो है, तो हम बेटा ऑडिट अच्छे से करेंगे। बेटा रिस्क ज्यादा है, प्लीज बताइए बेटा, रोमम हाई है, तो ऑडिट प्रोसीजर यानी जो फैप है, फैप मतलब जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है, या ऑडिटर को आपकी भाषा में बोलूं तो जो चेकिंग करना चाहिए, कम चेकिंग करना चाहिए या ज्यादा, कम स्टाफ लगाना चाहिए या ज्यादा, ज्यादा स्टाफ लगाना चाहिए, 2 महीने में ऑडिट खत्म करना चाहिए या 4 महीने में, ताकि बेटा हम जो भर भर के रिस्क है उन सबको हम वन वन करके पता लगा सके। लास्ट लाइन बता दीजिए बेटा जी। कभी कभी जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, एक और होता है रिस्पॉन्स के बाद आप, जैसे हम ना बच्चे आप लोग हंसने लगते हैं इसलिए, नहीं तो बेटा ये कोड के रूप में, सीक्वेंस के रूप में है। जैसे ये देखिए यहां पे क्या हो गया, इसका नाम था रैप, याद आया क्या, इसका नाम क्या था, फैप, और आज से एक और नया याद कर लीजिए, ऐप। आप बोल दीजिए या ऐप बोल दीजिए, फिर से बोलिए, है ना। अच्छा आप जो है एएपी, इसका फुल फॉर्म बताइए ना, ना ना ना, ऑडिट की भाषा में बताइए, एडिशनल, फिर से बोलिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। वाई एडिशनल, क्योंकि जो हमने जनरल रैप लगाया था, जो यहां पे है ना, सॉरी फैप, ये जनरल होता है बेटा, इससे कुछ समस्याएं हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, एएपी। अब मुझे प्लीज बता दीजिए, कुछ भी ऑडिट प्लान में आ जाए, लिखना एक ही चीज है, एक बार बेसिक रूप से बताइए। ऑडिट प्लान का मतलब है ना, ऑडिटर तय करता है किसका बेटा जी, इसका नहीं, रैप का नहीं, फैप का नेचर। किसका नेचर, फैप का नेचर, फैप का टाइमिंग और फैप का एक्सटेंट। और कभी कभी फैप से बात नहीं बनती तो सर याद कीजिएगा, हर बार मैं बोला करूंगा एएपी। एएपी का फुल फॉर्म बताइए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। बेसिकली सर क्या है ना, आप रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं रिस्क का, एक होता है जनरल रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग फैप बोलते हैं, और एक होता है एडिशनल क्या बेटा, ऑडिट प्रोसीजर्स, उसको हम लोग जनरल रिस्पॉन्स ना करके हम उसको बेटा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। पूरे ऑडिट में इसके बाहर फाइनल तक में ऑडिट पढ़ना है, लॉ बेटा या बाकी पेपर इधर इंटर तक होगा। सच्चाई बता रहा हूं आपको, अगर थोड़ा सा भी मेरी बात समझ में आई तो फाइनल में जाएंगे तो याद आएगा, सर ने शुरू में ही बता दिया था। फिर से बताइए, एक सीक्वेंस बता दीजिए, पहले आरएपी, दूसरा उसके बाद क्या है एफएपी, और तीसरा है एएपी। एएपी का फुल फॉर्म बताइए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। एक सीक्वेंस के रूप में मुझे बता दीजिए, नटे, एनटीई का मतलब क्या है, नेचर। सर रिस्पॉन्स देने के नेचर अलग अलग हैं। मैं इंक्वायरी भी कर सकता हूं, ये जो था ना इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, ये सब क्या है, रिस्पॉन्स है कि भाई जो हमने रिस्क पता किया उसको हमें, है ना बेटा, रिस्क पता किया उसको हम ढूंढने के लिए रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या हुआ, काम करना। हम रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना के उसमें लिख देते हैं कि ऑडिटर अपने स्टाफ को बोलता है कि तुमको ये चीज चेक करना है। इस लाइन का खाली मतलब बताइए मेरे बच्चे, अगर आपको थोड़ा भी क्लियर हो। ऑडिट प्रोग्राम सबसे बेस्ट आना चाहिए, अगर आ जाए तो ही मुझे अच्छा लगेगा बेटा, नहीं बताएंगे तो मैं मानूंगा कि मैंने आपको अच्छे से नहीं बताया। साहब इस लाइन का मुझे रिलेशन तो नहीं चाहिए, रिलेशन पढ़ा चुके हैं साहब, ये बस बेटा जी। बी पॉइंट बोलिए क्या आपका, ना एक बार ऑडिट जी प्लान। एक सर इस लाइन को बताइए, ये सब छोड़ दीजिए, इसको अभी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। सर पहले पढ़िए काम की चीज, जैसे लॉ में भी आप पढ़ते हैं जहां सेक्शन लिखा होता है वो वाला पार्ट जनरली
सबसे परफेक्ट या इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पार्ट में तो टीचर या अथर अपने हिसाब से चीजों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जरा एक बार पढ़िए, बच्चे जैसा पढ़िए और मेरे 3 शब्दों का जवाब दीजिए। ऐसे 300 स्टेट्स दैट ऑडिटर सेल, जल्दी बोलो, ऑडिट प्लान, अरे नालायको, ऑडिट प्लान सेल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन नहीं, डिटेल्स नहीं बोलना पड़ेगा। ऑडिट प्लान में डिटेल होता है, किसका, नटे, अरे नटे का फुल फॉर्म बताओ, नेचर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, फैप है ना, एट क्या लिखा है बेटा, एसर्शंस लेवल। अब ये सब थोड़ा भी टफ है, छोड़ दीजिए। एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर, एक बार मुझे बता दीजिए, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर, इसी को हम ओपैप, यहां तो ओपैप है लेकिन आप उसको एएपी बोल सकते हैं, ओ है ना, सही बता रहा हूं बेटा। ओपैप का फुल फॉर्म बताइए। ओपैप का मतलब अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विद क्या आपका एसएस। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे पूरे के पूरे ऑडिट प्लान में 3 चीजों का एनटीई है ना तय करते हो। आप एक बार में बोल दो, है ना, ऑडिट प्लान इज नथिंग बट, है ना, डिटेल ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंड उसमें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट मत बोलना, ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, जिसको हम लोग एएपी कहते हैं। एएपी, अगर किसी ऐसे में, बेटा जी सुनो ना, इधर देखो, अगर किसी ऐसे में, बच्चे अगर किसी ऐसे में कुछ और चीज प्लान करने के लिए कहा गया है, सर सुनो ना बेटा, इधर देखो, अगर किसी दूसरे ऐसे में, ऐसे 300 के अलावा किसी दूसरे ऐसे में कुछ और चीज भी क्या करने के लिए कहा गया है, प्लान करने के लिए कहा गया है, तो क्या बेटा हम उस ऐसे की बातों को इग्नोर कर देंगे या उसको भी प्लान करते समय ध्यान में रखेंगे? जनरली इसको हम लोग एएपी बोलते हैं, लेकिन अभी आप बोल दो ओपैप। ओपैप का मतलब फुल फॉर्म बता दो, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर विच इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं प्लान कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बेटा फोर्स किया जा रहा है, किसके द्वारा, एसएस के द्वारा। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में हो तो प्लीज बताइए। ऑडिट प्लान कितना भी मैं पढ़ा देता, इसके बिना कुछ नहीं है बेटा। लास्ट लाइन और, अब इसको ना कहते हैं कि थोड़ा है ना सजाना है अपने आंसर को। ये तो कीवर्ड रटवा दिया आपको, कीवर्ड के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। ऑडिट प्लान तब डेवलप किया जाता है जब हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी बन गया है। बोल दीजिए ना, क्या बन गया है, ऑडिट स्ट्रेटजी। तो पहले हम सीक्वेंस फॉलो कर लें, पहले हम ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी में होता है करना क्या है, और इसमें हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, और इसी चीज को ये लिखा हुआ है जी बेटा जी, इसी चीज को ये लिखा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे एनटीई नहीं समझ पाते, एनटीई का भी मतलब समझाना है, और बट इस लाइन का खाली मतलब बता के, और ये ना बेटा जी 2-4 मिनट इसको सीख लीजिए। आज भर के लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, तो थोड़ा मेरे पार्ट पे ही कमी थी। डेवलपमेंट ऑफ क्या लिखा, ऑडिट प्लान। एक बार जरा बच्चे जैसा पढ़ लीजिए। वंस द क्या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, किसने एस्टैब्लिश किया है, ऑडिटर ने। एन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू एड्रेस, ये बताया था आज नहीं कल नहीं, इससे पीछे, कि जो ऑडिट स्ट्रेटजी में जो मैटर्स आ रही थी, इश्यूज आ रही थी, उसको बेटा जो ऑडिट स्ट्रेटजी में जो हमारे पास इश्यूज आई थी, है ना बेटा जी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में जो मैटर्स आई थी, उन्हीं को एड्रेस यानी सोल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बताएं, ऑडिट प्लान। एक चीज बताइए, ऑडिट प्लान के लिए सर, ऑडिट प्लान करने से पहले आपको समझना होगा क्या, आपका क्लाइंट बिजनेस। मैं तो कहता हूं क्लाइंट बिजनेस एक गलत पढ़ा रहा है। क्लाइंट बिजनेस हम हर स्टेज में समझते हैं। जब क्लाइंट हमको ऑफर किया था कि तुम ऑडिटर बनोगे कि नहीं, जो पिया था ना प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, उस समय भी हम क्लाइंट के बिजनेस और क्लाइंट के मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी एक्सेट्रा को क्या किए थे, समझे थे। ये रिपीट मार रहा है तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नंबर देगा यही बच्चों, नंबर यही देगा
तो अगर आपसे सीधा सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि डेवलपिंग एंड बोलो क्या आपका ऑडिट प्लान है ना, रिक्वायर्स बोलिए क्या बेटा जी, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग, क्या बेटा जी ये गलत है या सही है जी। इनफैक्ट बेटा जी ये रिपीट कर रहा है एक ही चीज को, कह रहा है कि अगर ऑडिटर को नॉलेज नहीं है किसका, क्लाइंट के बिजनेस का, तो प्रॉपर ऑडिट प्लान कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा बेटा, गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज देयर फॉर वन ऑफ फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू क्या आपका डेवलप ऑडिट प्लान। अब आप मुझे बता दीजिए, इसको मैं लिखवा के ही भेजूंगा है ना, बस एक लाइन में बताइए ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट प्लान के लिए क्या जरूरी है, और ऑडिट प्लान में 3 बातें लिखनी है कम से कम। बोलिए बेटा क्या, नट्टे 2 का नट्टे लिखना है, बताइए तो NTE नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड, रैप फैप एंड लास्ट है ओपैप। ओपैप का फुल फॉर्म बताइए, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स विच इज रिक्वायर्ड एज पर पार्टिकुलर ऐसे। हम तो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कह रहा है कि भाई ये वाला काम ऐसे ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि होना चाहिए, तो हमको वो भी ऑडिट प्लान में लिखना पड़ेगा। बस इतना लिख के बिल्कुल अलविदा कर दिए एक तरह से चैप्टर को भी है ना, और आप तो अब फ्री हो ही गए जी। खाली एक लाइन को लिख दीजिए, लाइन को लिख दीजिए बेटा। ना तो निकल जाएगा, ऐसा कौन सा लॉकर में रख दिए हैं। हाँ, हाँ ये लड़का भी सीधा है, अरे सीधे बच्चे। अच्छा ठीक, अच्छा नाम तो बता दो, नीरज का याद हो गया, अमन जी। तो बेटा अमन भाई नाम में कितनी शांति है? शांति रखिए बेटा थोड़ा सा। ये लड़का सीधा है ना? नहीं, अच्छा ये लड़का टेढ़ा है, और बता कंसेप्ट नोट बताइए 9 10 ऑडिट प्लान। और लिखिएगा बेटा डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। प्यारे भाई छोड़ दीजिए बेटा, मिसाइल हमला मत कीजिए प्लीज, शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। महाराज आप लोग भी एकदम कहो कि सर हम क्लास में इसलिए चला रहे हैं कि अभी जाना पड़े वहां भी तो दिक्कत ना हो। यस यस, अरे नहीं होगा, आप ऐसे ही खड़े हो जाएंगे वहीं पे दुश्मन भाग जाएगा। ऑडिट प्लान एंड, हाँ नाम भी इसका इतना अच्छा है, पृथ्वी, बोला मैं खड़ा हूं आओ जरा देखते हैं। ऑडिट प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। पहले मुझे बताएं, द टर्म ऑडिट प्लान इज नॉट डिफाइंड। तो मैं आपके साथ सिर्फ 3 बातें बताता हूं। जी जी बेटा, इट मीन्स प्लान टू एड्रेस it means plan to address the various matters महिलाएं मत कीजिए प्लीज। identified in the overall audit strategy। हाँ बेटा सीक्वेंस बताइए। ऑडिट प्लान इज
डेवलप्ड, बोल दीजिए बोल दीजिए, जल्दी बोलेंगे जल्दी जाएंगे। ऑडिट प्लान इज डेवलप्ड आफ्टर एस्टैब्लिशिंग एंड प्रीरिक्विजिट एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। तीसरा और पॉइंट बताइए जो बड़ा, क्लाइंट बिजनेस। पृथ्वी भाई बता दीजिए ना, चलिए पृथ्वी भाई नहीं बताएंगे, आप लोग बता दीजिए बेटा। इसमें क्या लिखेंगे? खुशी बेटे आप ही बताइए क्या लिखेंगे? क्लाइंट के बिजनेस को समझना निहायत जरूरी है, प्लान, अच्छा प्लान डेवलप करने के लिए। पक्का? क्लाइंट को बिजनेस को कैसे समझा जाए, ये सब के लिए बेटा चैप्टर 3 है। फिर भी आप कॉमन सेंस से बताइए, क्लाइंट के बिजनेस को समझना है तो क्लाइंट से बातचीत करनी होगी, उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लीकेबल है, उसको कब रिपोर्ट चाहिए। ऐसे तो ये सब बातें थोड़ा बहुत इंगेजमेंट लेटर से भी पता चल जाएगा, लेकिन बेटा ये लाइन जरूर लिखिए। और चौथा सबसे आखिरी पॉइंट जरूर लिखना है कि 3 चीजों को ही ऑडिट प्लान में लिखा जाता है, आपको बोलना ही होगा। RAP, FAP, OPAP, OPAP, है ना? सही बता रहा हूं सर? आप रिवाइज कभी करेंगे तो ये सर की जो अच्छी अच्छी बातें हंसी मजाक वाली वो याद आ जाएगा। ऑडिट प्लान कभी नहीं भूलेंगे कि भाई ऑडिट प्लान के भीतर 3 ही चीज तो लिखनी है जी। क्लाइंट्स बिजनेस, सर अंडरस्टैंडिंग बेटा जी, अंडरस्टैंडिंग स्पर्श बेटा जाते जाते कुछ तो बता दीजिए। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस ना इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ऑडिट प्लान। इसका क्या मतलब मेरे बच्चे? सर क्या मतलब मेरे भाई? ये नहीं क्लियर है। प्रॉपर ऑडिट प्लान फॉर डेवलपिंग बेटा, प्रॉपर ऑडिट प्लान। और लास्ट इंक्लूजन इन ऑडिट प्लान। इधर पढ़ लेगा, जाने दीजिए बच्चे, थोड़ा बच्चे हैं ना, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग डिस्टर्ब ना हो, उन्हीं बच्चों को डिस्टर्ब होने जी, दोनों को जी। इंक्लूजन इन ऑडिट प्लान एज पर ऐसे 300। अरे बोलो ना नालायक को, ऊपर वाला मैंने क्या बोला था? सब सजाना है आंसर को, है ना? मेन तो वही है कि ऑडिट प्लान में 3 चीजों के टाइमिंग, एक्सटेंड मतलब किस हद तक, रिस्क असेसमेंट कुछ होता होगा, रिस्क असेसमेंट करने का टूल्स भी होता होगा, तो कौन सा टूल यूज करना है, कितना यूज करना है, कितना समय रिस्क असेसमेंट में देना है, कितना समय। सर क्या कंप्लीट ऑडिट में खाली रिस्क असेस करके छोड़ देना होता है या रिस्पॉन्स भी देना होगा? रिस्पॉन्स भी देना है। नहीं देंगे रिस्पॉन्स तो कैसे बात बनेगी? इंक्लूजन इन ऑडिट रिपोर्ट एज पर, सर एक बार बोल दीजिए, एज पर ऐसे 300 द ऑडिटर shall include डिस्क्रिप्शन। टीचर ने डिस्क्रिप्शन का दूसरा नाम बताया था, डिस्क्रिप्शन का दूसरा नाम चौरसिया बेटा क्या? डिटेल्स ऑफ। बस 3 बताइए और घर जाइए। नेचर, क्या एग्जाम में नटेचर लिखेंगे या फुल फॉर्म लिखना होगा? ये अपने लिए है, बताना नहीं अपना ट्रेड सीक्रेट किसी को भी। हाँ और क्या मेहनत किया है सर आपने। और बोलिए कौन सा है, और लास्ट बोलिए ओपैक। इसका फुल फॉर्म लिखवाइए, मैं भूल गया। अदर प्लान। अरे बाबा ये दोनों तो है ही, साथ साथ कभी कभी एक पार्टिकुलर है ना असाइनमेंट में
उसके उस असाइनमेंट से जुड़ा हुआ जो एसे होता है वो कहता है कि जो सीए साहब जैसे डेटर्स को तो थर्ड पार्टी से ही कंफर्म करवाना है, तो ये आप चाहो या ना चाहो आपको ऑडिट प्रोसीजर में कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये दोनों मेन है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। अदर क्या है? प्लांट ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा टफ है। एज रिक्वायर्ड बाय रेलिवेंट एसे विथ रेस्पेक्ट टू, जी बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ वही ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर इंगेजमेंट। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने इतना प्यार से समझा, इसमें कुछ और है ही नहीं, ऑडिट प्लान में इतना ही है। लास्ट लाइन और बोलो। जो पिछली क्लास में यानी आपको पढ़ाया था सैटरडे को रिलेशन, वहीं से हम लोगों ने माहौल बदल लिया था चैप्टर का। ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी का रिलेशन याद है क्या? बताओ दोनों में सीक्वेंस के हिसाब से कौन पहले आएगा? स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश होने के बाद हम डेवलप करते हैं क्या? ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी में एसटीडी होता है, एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट है। इसमें है एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। पक्का ना बेटा? और आज का नया शब्द हमारे जीवन में आया ओपैप। ओपैप का फुल फॉर्म है अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर। साथ साथ टीचर ने एक और शब्द बोला एएपी, ऐप है ना, या आप है ना, आपका फुल फॉर्म है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। थैंक यू बेटे। आइए बेटा, स्पर्श ने लिख के भेज दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन करने में इसमें समय लग गया, अगली क्लास में मतलब बेटा मैं देख लूंगा आपके ब्लॉक में कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए जिससे आपके टेस्ट में भी फायदा हो सके। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, आप लोग घर जाइए आराम से जी। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारा ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। और मैं देख रहा हूं एक एक बच्चे के हाथ में बुक है, ये बड़ी जीत है मेरे लिए, है ना। कुछ बच्चे, पृथ्वी भाई बुक कहां है? कॉपी भी नहीं लाता है, एकदम अगली क्लास में ले आएगा। लाता है बेटा, लाता है।